पर देख रहे हैं आप हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में दिन भर की कुछ बड़ी खबरें जिन पर हमारे संवाददाताओं ने रखी है पैनी नजर। शुरुआत कर लेते हैं कैबिनेट के बड़े फैसले से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई कैबिनेट की बैठक में रेलवे लैंड पॉलिसी को संशोधित करने की मंजूरी दे दी गई। फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कहा कि पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क के लिए रेलवे की लैंड को लीज पर देने के लिए नई नीति बनाई गई है। पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संशोधित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें चाहे कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो, पब्लिक यूटिलिटीज़ हो या रेलवे के एक्सक्लूसिव यूज़ की बात हो, इसमें संशोधन किए गए हैं और ये संशोधित रेलवे की जो भूमि नीति है, इससे बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल्स के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी। ये संशोधन प्रतिवर्ष भूमि के बाजार मूल्य के 1.5% की दर से 35 वर्ष की अवधि तक कार्गो के लिए और कार्गो से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसके लिए रेलवे की भूमि की लॉन्ग टर्म लीजिंग का प्रावधान इसमें किया गया है। साथ ही अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में 300 से ज़्यादा पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स विकसित किए जाएंगे। 1.25 लाख से ज़्यादा इसमें रोजगार स्वरोजगार के अवसर होंगे। इससे माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी भी होगी और देश में ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी कमी आएगी। इस नीति से रेलवे की ज़मीन पर चाहे सोलर प्लांट्स लगाने हो, उसके लिए भी नॉमिनल लागत पर भूमि को उपलब्ध करवाया जाएगा। इस नीति के माध्यम से रेलवे की भूमि का उपयोग और सरल हो सकता है। और प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश में स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने आज पीएम श्री के नाम पर आदर्श विद्यालय बनाने की मंजूरी दे दी है। प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री के नाम पे एक आदर्श विद्यालय, एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, एक मॉडल स्कूल बनाने के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 2022 से 2027 तक 5 साल के अंदर 27,360 करोड़ रुपया की लागत से 14,597 इतने स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, नया नेतृत्व खड़ा करने के लिए, एक का ब्लॉक में 2 स्कूल बन जाए। एनईपी ने पहली बार देश में बाल वाटिका की कल्पना, यानी सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की कल्पना लाया है। और साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश में बनाए जा रहे नए स्कूल वैश्विक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे। ये स्कूल विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्कूल की कल्पना से बनाई जाएगी। उसके कुछ फीचर्स भी रखा गया है। ये स्कूल टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। आईसीटी, डिजिटल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, लर्निंग टूल्स भी डिजिटली रहेगा। वोकेशनल एजुकेशन इस स्कूल में पढ़ाया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप इस स्कूल की पढ़ाई का अंश रहेगा। 10 डेज बैगलेस स्कूल की एक्सपेरिमेंट यही शुरू होगी। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, 2 बड़े फैसले केंद्रीय कैबिनेट की आज के अगर कहे जाएं, सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएम श्री, जो स्कूलों को अपडेट करने की योजना है। इस योजना के महत्व के बारे में, हालांकि शिक्षक दिवस पर ही
प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी थी और आज कैबिनेट की मंजूरी मिली है। ये जो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था, ये नई शिक्षा नीति के अनुरूप ये कितना बड़ा फैसला? देखिए, हम जानते हैं कि आज कैबिनेट में जो कई फैसले हुए हैं उसमें दो सबसे अहम फैसला है। पहला पीएम श्री स्कूल का और दूसरा रेलवे की जो लैंड लीज नीति है उसमें बदलाव का। जब जहाँ तक पीएम श्री स्कूल खोलने की बात है, हम जानते हैं कि शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया था। उस लिहाज से आप देखें, हर ब्लॉक में 2 ऐसे स्कूल का चयन किया जाएगा जहां का वातावरण ऐसा होगा, जहां की एक तरह से कहें तमाम तकनीक से लैस ये स्कूल होंगे, उनके बुनियादी ढांचे पे काम होगा। उस स्कूल में एक आनंदमयी वातावरण के साथ इस तरह के छात्र और छात्राओं को इस तरह की शिक्षा दी जाएगी जिससे वो बड़े स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य हो। यानी जब वो 12वीं पास करके निकले तो किसी भी प्रतिस्पर्धा के लिए वो अपने आप को योग्य पाएं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल होगा, किस तरह से वर्चुअल लैब होंगे, किस तरह से तमाम वो आधुनिक सुविधाएं होंगी स्कूल में, उस पर काम होगा। और इसके लिए हर एक तरह से देखें, कहा गया है कि एक मदद भी दी जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से। और सबसे खास बात ये है कि इस मदद को सीधे स्कूलों को दिया जाएगा और स्कूलों को ये काफ़ी हद तक छूट दी जाएगी कि वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से उन्हें क्या जरूरत है, कहां पर उस पैसे को लगाना। तो पहली बार ऐसा होगा, बजट का लगभग 40% वो तय करेंगे कि कैसे उसको खर्च किया जाए। रेल भूमि नीति की अगर बात करूं आपसे, तो ये भी एक बड़ा फैसला है जिसमें संशोधन को मंजूरी दी गई है। उसके असर को अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं कि क्या असर उसका देखने को मिलेगा? देखिए, इसके 3-4 बहुत महत्वपूर्ण असर होने वाले हैं। पहली बात कि रेलवे भूमि पर कार्गो टर्मिनल बनाने का एक रास्ता बहुत आसान होगा, क्योंकि जो तमाम प्रक्रियाएं थी उनको आसान बना दिया जाएगा। लीज सिर्फ 5 साल की होती थी तो फिर दिक्कत होती थी, बार बार उसे रिन्यू कराना पड़ता था। अब 35 साल यानी लंबी अवधि के लिए एक लीज होगी, कम कीमत पर ली जा सकेगी। तो ऐसे में हम देखेंगे कि बड़ा निवेश आएगा और ऐसे 300 टर्मिनल बनाने की तरफ आगे बढ़ने की बात भी कही गई है। साथ ही साथ स्कूल, अस्पताल पीपीपी मॉडल में बनाने के में सस्ते दर पर रेलवे की ज़मीन मुहैया होगी। तो हम जानते हैं कि रेलवे के पास ज़मीन काफ़ी है और उसका किस तरह से बेहतर उपयोग हो, सार्वजनिक उपयोग हो, किस तरह से स्कूल, अस्पताल खुलें, किस तरह से तमाम जो बुनियादी ढांचे के काम होते हैं, गैस पाइपलाइन या फिर अन्य पाइपलाइन जो बिछती है वो आसानी से बिछे, उस पूरी प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। तो निश्चित तौर पर इसका एक बहुत बड़ा असर हम रोजगार के स्तर पर देखेंगे, कार्गो की आवाजाही में देखेंगे और साथ ही साथ बड़ा निवेश हम देखेंगे कि रेलवे की जो जमीन है उसमें एक बड़ा निवेश आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस खबर पर जुड़ने के लिए और दोनों बड़े फैसलों पर आसान शब्दों में बताने के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की भारत यात्रा की, जो आज शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी। इस पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने इस यात्रा को परिवार बचाओ का नाम देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ जो लोग खड़े हैं उनका सच जनता के सामने है। ये लोग केवल और केवल अपनी राजनीतिक दुकान बचाने के लिए इस यात्रा का नाटक कर रहे हैं। ये परिवार को बचाने की यात्रा है। ये परिवार का पार्टी पर नियंत्रण बना रहे उसके लिए यात्रा है। और इनके साथ कौन लोग खड़े हैं? जो भ्रष्टाचार से दुखित हैं, भ्रष्टाचार की कार्रवाई में आरोपित हैं और जिनकी स्वयं की राजनीतिक दुकान खतरे में है। तो अपनी राजनीतिक दुकान को बचाने के लिए वो इस यात्रा के साथ खड़े हो रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के कारण उनकी पूरी राजनीतिक विरासत और शख्सियत कमजोर हो गई है। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज नीतीश कुमार उस कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं जिस कांग्रेस ने देवेगौड़ा की सरकार को गिरा दिया था। देश की जनता बिहार के मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहती है कि उनके राज्य में लोग अपराध, भूख और बाढ़ का शिकार बन रहे हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू दिल्ली में राजनीतिक तीर्थयात्रा पर आए हैं। बिहार में सूखा भी है
नदियां प्रचंड रूप से बाढ़ में भी हैं, हत्याएं रोज हो रही हैं, आज भी हुई दोनों की हत्या पटना के समीप। उत्तर बिहार में पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई। तो अपराध कितना बढ़ रहा है ये तो हम देख रहे हैं। और नीतीश बाबू दिल्ली आए हैं राजनीतिक तीर्थाटन में। नीतीश बाबू आप चूंकि राहुल गांधी से मिले हैं इसलिए आपको बताना जरूरी है ना कि देवेगौड़ा की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने गिरा दिया था। हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, जिस तरह से कि जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर है उस पर भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पर जो कांग्रेस पार्टी और उसके बड़े नेताओं पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसका उल्लेख करके निशाना बना रही है भारतीय जनता पार्टी। जी, भारतीय जनता पार्टी का जिस साफ तौर पर आरोप है कि जिस तरह से ये यात्रा शुरू की गई है ये भारत जोड़ने की यात्रा नहीं बल्कि परिवार का जो कंट्रोल है वो पार्टी के ऊपर बना रहे उसको बचाने की यात्रा है। हम जानते हैं कि किस प्रकार से समय समय पर पिछले एक कार्यकाल देखें तो समय समय पर माफ़ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो कांग्रेस को छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर कांग्रेस के ऊपर एक दबाव है कि किस प्रकार से कांग्रेस को एकजुट रखा जाए, किस प्रकार से जो लोगों का या नेताओं का जो पलायन है कांग्रेस पार्टी से वो ना हो सके, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है इस तरह ये जो कार्यक्रम है वो कर रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। क्योंकि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है परिवार बचाओ पार्टी कह रही है। भ्रष्टाचार के आरोप जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर हैं और उनकी जांच भी चल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं या फिर कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस है वो एक डूबता हुआ जहाज है, तो इस प्रकार की यात्राओं से कितनी संजीवनी कांग्रेस को मिल पाएगी ये देखने वाली बात जी। और एक अभियान नीतीश कुमार भी चला रहे हैं, उसको लेकर भी बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है कि राज्य में बाढ़ से लोग कानून व्यवस्था की खराब स्थिति से परेशान हैं और मुख्यमंत्री जो राज्य के हैं वो दिल्ली में है। देखिए, समय समय पर जो है तीसरे मोर्चे की जो चर्चाएं हैं या गाहे बगाहे 2024 की चर्चाएं जो हैं वो चलती रहती हैं। हालांकि कई बार इसके प्रयास हुए हैं, कई बार लोकसभा चुनाव के समय प्रयास हुए हैं, उससे पहले प्रयास हुए हैं। ममता बनर्जी के द्वारा इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं, चंद्रशेखर राव के द्वारा जो है इस प्रकार की चर्चाओं को जन्म दिया गया। लेकिन जो धरातल है, धरातल पर ये कितने उतर, क्योंकि रविशंकर प्रसाद की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि जो पुराना इतिहास बताते हुए कहा है कि जब इस प्रकार की सरकारें बनी हैं तो किस प्रकार से गिरी है, साफ तौर पर उन्होंने रविशंकर प्रसाद ने बताया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर कितना ये एक्सपेरिमेंट जो है जो नीतीश कुमार जिस पर मेहनत कर रहे हैं वो कितना सफल हो पाएगा ये तो समय ही बता पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह हमसे इस बड़ी खबर पर जुड़े थे। और अब बात कर लेते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ को अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। तो दिल्ली का ये ऐतिहासिक राजपथ जिसको कि अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा, सरकार ने ऐतिहासिक राजपथ और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। इस बारे में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने की घोषणा की। इस संबंध में आज केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर गुलामी के प्रतीकों को खत्म किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ये बात पहले भी कही थी कि 75 साल आज़ादी के पूरे हुए, आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है तो जितने भी चिन्ह हैं, जितने भी निशान हैं एक गुलाम भारत के और इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ के, उसको हमें बदलना होगा। और जो सेंट्रल विस्टा का निर्माण किया गया, जिस प्रकार से पार्लियामेंट का निर्माण जारी है, और उस सेंट्रल विस्टा का निर्माण ही नहीं बल्कि वो प्रेरणा के रूप में हर भारतीय के मन में एक संदर्भ पैदा कर सके और आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम सब लोग आने वाले भारत की तस्वीर अपने हाथों से निर्माण कर सके, यही हम सब की प्रेरणा हो। और प्रधानमंत्री जी के कथा अनुसार इसका जो नाम है वो कर्तव्य पथ किया गया है।
इस क्षेत्र का नाम कर्तव्य पथ करने का जो मायने है वो हर भारतीय के लिए है कि ये जो देश है, जो हमारी सबकी मातृभूमि है, उसके प्रति, एक दूसरे के प्रति हम कर्तव्य बोध में बंधे रहें। और इस खबर पर गिरीश निशाना हमारे संवाददाता जो राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरों पर पैनी नज़र रखते हैं, आज भी उन्होंने इस खबर पर नज़र रखी है, बल्कि इंडिया गेट के सामने ही खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। गिरीश, जिस तरह से कर्तव्य पथ नाम अब रखा गया है राजपथ का, कब तक हम ये देख पाएंगे या लोग देख पाएंगे कि जो बोर्ड है रोड पर लगा हुआ वहाँ पर राजपथ की जगह कर्तव्य पथ लिखा हुआ? कितना वक्त लग सकता है एनडीएमसी द्वारा स्वीकृति देने के बाद? देखिए लालचंद, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से आज एनडीएमसी की काउंसिल की मीटिंग में ये प्रस्ताव पास किया गया कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया जाए, तो आज सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। और अब जो हम यहाँ पर खड़े हैं, ये जो रोड है पहले राजपथ कहा जाता था और अब इसको कर्तव्य पथ कहा जाता है। अपने कैमरा सहयोगी राजेश विक्की से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं, जहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे पूरा राजपथ है जो इंडिया गेट से लेकर विजय चौक तक पूरा होता है। और गणतंत्र दिवस परेड समारोह के दौरान यहाँ पर परेड निकलती है, यहाँ पर सलामी देते हुए निकलती है, लोग दोनों तरफ यहाँ पर बैठते हैं। अब इस ये जो सामने हमारे कर्तव्य पथ है, इसका कल प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन करेंगे। और ये पूरा कर्तव्य पथ जो है नाम बदला गया है खास तौर पर, क्योंकि जिस तरह से पहले इसका नाम राजपथ हुआ करता था और इसकी राजपथ किंग्सवे से लिया गया था और प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से साफ कहा था तो जो भी गुलामी की निशानियां हैं उन सबको खत्म करना है। तो एक एक करके इस तरह से कहीं ना कहीं देश भर में वो तमाम चीजें खत्म की जा रही हैं। और अब ये राजपथ का जो रास्ता है अब ये कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाने लगा है। और अगर लालचंद, जिस तरह से आपने कहा ये कब तक इसका नाम जो साइन बोर्ड है वो लग जाएंगे, तो आज की तारीख में यहाँ पर साइन बोर्ड पूरी तरह से लग जाएंगे। एनडीएमसी पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त दिखाई दे रहा है। उसने सीधे तौर पे कहा है कि आज की तारीख में साइन बोर्ड चेंज हो जाने चाहिए और वहाँ पर राजपथ की जगह कर्तव्य पथ दिखाई देना चाहिए। यानी कि कल अगर कोई भी व्यक्ति इस राजपथ पर गुजरेगा, यानी कि जो कर्तव्य पथ है, तो उसे कर्तव्य पथ ही लिखा हुआ दिखाई देगा। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कर्तव्य पथ का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और पंचप्रण में शामिल था उनकी ये बात प्रधानमंत्री की लाल किले से संबोधन में। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश इस खबर पर जुड़ने के लिए। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि आज ही वहाँ पर कर्तव्य पथ का बोर्ड लग जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कर्तव्य पथ का उद्घाटन भी करने वाले हैं। और अब बढ़ते हैं देश भर में सीबीआई और आयकर विभाग के छापे से जुड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग एक्शन मोड में है। आयकर विभाग ने 7 राज्यों में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि राजनीतिक फंडिंग को लेकर यह छापेमारी की गई। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। यूपी में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के घर पर आयकर विभाग कार्रवाई कर रही है। हुसैनगंज के छितवापुर इलाके में उनका आवास है। वहीं राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के 53 ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। राजेंद्र यादव के शिक्षा संबंधी कई बिजनेस हैं। वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी मंत्री हैं। सूत्रों ने बताया है कि ये छापेमारी मिड डे मील और पौष्टिक आहार बनाने वाले निर्माता, सप्लाई करने वालों, उनके सहयोगियों और परिचितों के यहाँ की जा रही है। बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा 37 ठिकानों पर छापेमारी जयपुर और कोटपुतली में की जा रही है। जयपुर में निर्माता और सप्लायर के घर, फैक्ट्री, कार्यालय, गोदाम और कोटपुतली में सहयोगियों के ठिकानों पर जांच चल रही है। इसके साथ ही इनके सहयोगियों के दिल्ली में 8, महाराष्ट्र में 7 और उत्तराखंड में 1 ठिकाने पर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। रायपुर में शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया के घर आईटी की रेड जारी है। आयकर विभाग की टीमें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और लखनऊ के साथ ही दिल्ली, गुजरात, हरियाणा के गुरुग्राम और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी रेड कर रही है। दिल्ली में जनराज पार्टी के दफ्तर में इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। दिल्ली में ही अभिषेक कृष्णा नाम के वकील के दफ्तर में भी छापेमारी चल रही है। इस राजनीतिक पार्टी के नाम पर ब्लैक मनी को वाइट करने का इन सभी पर आरोप है। तो ये तो आयकर के छापों की बात थी। और अब बात सीबीआई के छापे की। पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी के बाद ममता सरकार के एक और मंत्री मलय घटक केंद्रीय जांच एजेंसी के रेडार पर आ गए हैं।
कोयला घोटाले मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल में 6 जगहों पर सीबीआई ने छापा मारा है। ममता सरकार में कानून मंत्री मलय घटक के साथ संबंधित अन्य 5 व्यक्तियों के ठिकानों पर भी सीबीआई ने ये छापेमारी की है। ये छापेमारी कोयला घोटाले को लेकर की गई है। सीबीआई की एक टीम ने आज मलय घटक के आसनसोल स्थित आवास पर छापेमारी की। वहीं ताज़ा जानकारी के मुताबिक गवर्नर हाउस परिसर में सीबीआई की मलय घटक से पूछताछ भी हुई है। नीरज सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं, जो दोनों खबरों पर नज़र रखे हुए हैं। नीरज, पहले आयकर छापे की बात कर लेते हैं। ये जो छापे हैं ये फंडिंग के सिलसिले में हैं और बड़े पैमाने पर, मुझे लगता है शायद इतने बड़े पैमाने पर छापे कम ही पड़े हैं जितने बड़े पैमाने पर ये छापेमारी की जा रही है। आयकर विभाग क्या कुछ खंगाल रहा है? देखिए लालचंद, आप सही कह रहे हैं। ये पहली बार है कि राजनीतिक फंडिंग को लेकर इतने बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीमें हैं वो देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन लालचंद, हमें ये समझना होगा, ये सिर्फ राजनीतिक फंडिंग को लेकर ही छापेमारी की कार्रवाई नहीं है। इस छापेमारी की कार्रवाई में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने करप्शन किया था और बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित की, जिन्होंने संपत्ति को जो कह सकते हैं कि इनकम टैक्स है उसको नहीं चुकाया और उस इनकम टैक्स का अपने लिए ही या अपने खातों में ही इस्तेमाल किया जो भारत सरकार के पास पहुंचना चाहिए था। दूसरी, इसमें ऐसे भी अधिकारी शामिल हैं जिन्होंने करप्शन का जो खेल है वो लंबे समय तक किया, राजनीतिक संरक्षण में उस करप्शन के खेल को खेला। जैसा कि आपने देखा भी कि राजस्थान में किस तरीके से जो मंत्री हैं उनके यहाँ पर भी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम है वो पहुंची थी। मिड डे मील में किस तरीके से करप्शन के खेल को खेला गया, बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित की गई, ऐसे कारोबारी इसमें शामिल किए गए। तो जो कह सकते हैं कि कट मनी लेकर जो बच्चों तक जो बेहतर खाना पहुंचना चाहिए वो खाना नहीं पहुंच रहा था, उसकी एवज में कट मनी चल रही थी और उसका कहीं ना कहीं जो प्रयोग है वो राजनीतिक रूप से भी किया जा रहा था। ये छापे अगर आप देखें शराब कारोबारियों के भी ऊपर पड़े हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित की। आपने देखा कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं उनके यहाँ पर भी इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी, वो जो ब्लैक मनी को वाइट मनी के खेल में शामिल थे। तो कह सकते हैं कि जरूर राजनीतिक चंदे को लेकर ये इनकम टैक्स की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन इनकम टैक्स की इस कार्रवाई का बड़े पैमाने पर हिस्सा मोस्टली वो लोग थे जो करप्शन के खेल को खेल रहे थे, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो शराब कारोबारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे राजनीतिक या पॉलिटिकल। और अगर सीबीआई छापों की बात करूं तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के एक और मंत्री के ऊपर ये छापे पड़े हैं कोयला घोटाले से संबंधित। ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए ये बड़ी मुश्किल हो सकती है। और ये कोयला घोटाले में मलय घटक जो है वो किस तरह से संबंधित है? देखिए, मलय घटक एक तरह समझ सकते हैं कि मलय घटक अभिषेक बनर्जी के काफ़ी नज़दीक है और अभिषेक बनर्जी से भी सीबीआई ने इस घोटाले में पूछताछ की है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी से भी सीबीआई ने एक लंबी पूछताछ की है। आपको बता दें कि आसनसोल में जो कोयले की खदान थी उससे अवैध तरीके से खनन किया गया। प्राइवेट जो कंपनियां हैं, एक तरह से शैल कंपनियां हैं, उनके निदेशक बनाए गए और उन कंपनियों के मार्फत इस कोयले को भेजा गया। तो करीब 1300 करोड़ का ये घोटाला है। उसी सिलसिले में इनकम जो सीबीआई है वो लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। पहले भी सीबीआई ने छापे मारे हैं और अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ की है, उनकी पत्नी से भी पूछताछ की है। अब आप देखें कि जो कैबिनेट मंत्री हैं ममता सरकार के दूसरे, उनसे अब सीबीआई पूछताछ कर रही है। तो कह सकते हैं कि ममता बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे केसों में, चाहे चिटफंड के केस हों, इसके अलावा दूसरे केसों में भी ममता बनर्जी और उसके मंत्री, जी एक लंबी लिस्ट है, उनमें उनका नाम आता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, इस दोनों खबरों पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। संवाददाता नीरज सिंह हमसे जुड़े हुए थे और जो देश भर में आयकर विभाग और सीबीआई के छापे आज हुए हैं उस पर जानकारी दे रहे थे। और इसी के साथ आज के खबर पर नज़र में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।